आदाब दोस्तों, मैं हूं जौहर मेहदी और आप देख रहे हैं सॉक्रेटाइजिंग। मुझे ये एतराफ करना होगा कि ये एपिसोड तकरीबन 4 या 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होने वाली है, क्योंकि जब आप ऐसे फलसफी पर गुफ्तगू कर रहे हो जो प्लेटो है, अफलातून की तरह गैर मामूली तौर पर असर अंगेज हो और इसका इल्मी सरमाया इतना वसी हो जितना अफलातून का है, तो उसकी पूरी फिक्र को सिर्फ कुछ मिनट के अंदर समेट लेना एक वीडियो में इंतहाई मुश्किल है। इसी हवाले से फलसफी अल्फ्रेड व्हाइटहेड का एक निहायत मशहूर कॉल है कि अफलातून के बाद आने वाला पूरा मगरबी फलसफा दरअसल अफलातून के काम पर लिखी गई हाशिया आराई फुटनोट्स के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ हवाशी, बस इतना ही। कई एपिसोड्स के इख्तिताम पर, शायद आखिरी एपिसोड के इख्तिताम तक आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये व्हाइटहेड ने क्यों कहा था, और शायद आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि आखिर ये वीडियो कई हिस्सों पर तकसीम होने के करीब क्यों पहुंच गई थी। अफलातून ने 27 फलसफियाना रसाइल तहरीर किए, 27 ट्रीटाइजेस लिखी, यानी तकरीबन 27 मुकम्मल किताबें, फुल लेंथ बुक्स। और मैंने इस मौजू को कई एक साथ में समेटने का फैसला इसलिए किया और मुख्तसर करके कि जब मैंने दूसरी एक साथ के लिए तैयार किया गया मवाद देखा तो मैंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं फलसफे पर कोई वीलॉग सुन रहा होता तो आखिर मैं उससे क्या हासिल करना चाहता। मेरा ख्याल नहीं कि यहाँ कोई इसलिए ये पॉडकास्ट सुन रहा है, इसलिए ये वीलॉग देख रहा है कि एक दिन अफलातून के म्यूजियम का निगरान बन जाएगा, या उसे ये जानने में दिलचस्पी होगी कि अफलातून का पसंदीदा रंग क्या था। आप ऐसी गैर जरूरी तफसीलात नहीं जानना चाहते, बल्कि अफलातून के फलसफे के बुनियादी, अहम और फैसला कुन तसव्वुरात जानना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि फलसफे में अफलातून की सबसे नुमाया खिदमात क्या थी, नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस उसकी क्या थी, वो कौन से नजरियात थे जिन्होंने बाद के फलसफियों पर गहरा असर डाला, इन्फ्लुएंस किया उन्हें, या हमारी आज की दुनिया की फिक्री तश्कील में अहम किरदार अदा किया। और अब जबकि हम ऐसे फलसफियों की बात कर रहे हैं जिनकी तकरीबन बल्कि बेशतर तमाम तहरीरें आज भी महफूज हैं, तो जाहिर है कि उनके हर काम का अहाता करना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर अफलातून ने टीनियस के नाम से एक मुकालमा तहरीर किया जिसमें वो नेचुरल वर्ल्ड, इंसानों की फितरत और कायनात की इब्तिदा जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता है। ये एक गैर मामूली, बहुत ही ब्रिलियंट और निहायत दिलचस्प तसनीफ है, लेकिन फलसफे की तारीख में इससे लाजमन ऐसा काम नहीं समझा जाता जो गेम चेंजिंग हो, यानी जिसने फिक्री दुनिया का रुख ही बदल दिया हो। 399 कबले मसीह में अफलातून को एक ऐसा सदमा पहुंचा जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसने बेबसी और गहरे दुख के साथ देखा कि उसके उस्ताद, उसके दोस्त, उसके फिक्री रहनुमा यानी उसके मेंटर सुकरात पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मुजरिम करार दिया गया और फिर सजाए मौत दे दी गई। अफलातून ने सबको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो एथेंस के शहरियों से सख्त नाराज था, और राइटफुली, और इस नाराजगी की पूरी वजह मौजूद थी। पेलोपोनेशियन जंग के बाद शहर में जन्म लेने वाली इंतकाम और बदगुमानी की फिजा, गोया एक विच हंट जैसी जहनियत, बिलाखिर उसके सबसे अजीज दोस्त की जान ले गई। उसी लम्हे अफलातून ने फैसला किया कि उसे इस माहौल से दूर चले जाना है। ये जुदाई चंद दिनों या चंद महीनों की नहीं, बल्कि पूरे 12 बरस पर मुहित साबित हुई। दिल शिकस्ता अफलातून एथेंस छोड़कर एक तवील सफर पर निकल खड़ा हुआ। उस सफर के दौरान उसने दुनिया को करीब से देखा, मुख्तलिफ तहजीबों और अफकार से वाकफियत हासिल की, और शायद इस सफर में उसने अपने आप को भी पहले से बेहतर अंदाज में पहचाना। यह सफर अफलातून की जिंदगी का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोड ट्रिप साबित हुआ। उसने दुनिया को देखने का उसका जो जाविया नजर था उसको हमेशा के लिए बदल दिया। यूं भी कहा जा सकता है कि यह तवील सफर दरअसल उसकी तालीम का आखिरी और तकमीली मरहला था। देखिए, अफलातून ने एक तवील अरसा सुकरात की शागिर्दी में गुजारा,
जहां उसने सुकरात से सोक्रेटिक मेथड सवाल जवाब के जरिए हकीकत तक पहुंचने का तरीका इस्तदलाल यानी सोक्रेटिक मेथड, तरीका मुकालमा सीखा। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बहुत से तलबा आला तालीम के लिए बैरूने मुल्क जाते हैं, अफलातून ने भी मुख्तलिफ असातिज़ा और इल्मी मराकिज़ का रुख किया। उसने यूक्लिडिस और थियोडोरस और पैथागोरियन स्कूल से भी इस्तेफादा किया। और फैसागोरस, हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं, फैसागोरस मकतबे फिक्र के अहले इल्म से इस्तेफादा किया। बाज रिवायात के मुताबिक वो अपने इस इल्मी सफर में मिस्र तक पहुंचा था। उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में मौरखीन की, हिस्टोरियंस की आरा यकसा नहीं है। बाज रिवायात के मुताबिक अपने इस तवील सफर के इख्तिताम पर अफलातून को गिरफ्तार करके गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया। बाद में उसके दोस्तों ने रकम अदा करके उसे आज़ादी दिलाई और वापस एथेंस ले आए, जबकि कुछ दूसरे मौरखीन इस वाक़े की बिल्कुल मुख्तलिफ तौजीह पेश करते हैं। अलबत्ता एक बात यकीनी है कि 387 कब्ल मसीह में किसी न किसी अहम वाक़े ने अफलातून को एथेंस वापस आने पर आमादा किया। वापसी के बाद उसने अपनी मशहूर दर्स का अकेडमी की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक आम मदरसा नहीं था, ये एक ऐसा इल्मी इदारा था जो किसी ना किसी सूरत में तकरीबन 200 बरस तक कायम रहा। यही वो इदारा है जिसके नाम से आज का लफ्ज अकेडमिक और अकेडमी वजूद में आया है। अफलातून ने इस इदारे को सिर्फ अपने महबूब उस्ताद सुकरात के अफकार और नजरियात को महफूज और मुनज़्ज़म करने के लिए कायम नहीं किया, बल्कि उसका मकसद नई नस्ल के फलसफियों की तरबियत करना, उनकी फिक्री सलाहियतों को निखारना और फलसफियाना रिवायत को आगे बढ़ाना भी था। लेकिन अफलातून फलसफी की इस आम तारीफ से मुतमईन नहीं था, वो सेटिस्फाइड नहीं था इस तारीफ से, इस डेफिनेशन से। आपको याद होगा पैथागोरस के नजदीक फलसफी वो शख्स है जो हिकमत का आशिक है, लवर ऑफ विजडम है। अफलातून के ख्याल में सिर्फ इतनी तारीफ काफी नहीं थी। उसके नजदीक अकेडमी में दाखिले के लिए, एक अच्छा उम्मीदवार बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा दरकार था। अफलातून को ये बात पसंद नहीं थी कि फलसफी की तारीफ में ऐसे लोग भी शामिल हो जाएं जिन्हें महज हर नई बात या हर नई मालूमात सुनने का शौक हो। यकीनन हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो हर नई खबर, हर दिलचस्प वाक़े और हर अनोखी मालूमात पर फौरन मुतवज्जा हो जाते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी महज मालूमात जमा करने तक महदूद रहती है। वो इन मालूमात पर गहराई से गौर नहीं करते, ना उनसे कोई फिक्री नतीजा अखज़ करते हैं और ना ही उनकी बुनियाद पर सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ते हैं। अफलातून के नजदीक एक हकीकी फलसफी इससे कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। वो सिर्फ नई बातें जानने का शौकीन नहीं होता, बल्कि सच्चाई, हिकमत और हकीकत की जस्तजू में संजीदगी से मसरूफ रहता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ग्रोसरी स्टोर जाता है, डाइट पीच स्नैपल की एक बोतल खरीदता है, ढक्कन खोलता है और अंदर लिखा होता है, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म तकरीबन 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। बस फिर क्या है, वो हर मिलने वाले को यही दिलचस्प हकीकत सुनाना शुरू कर देता है। जाती तौर पर मुझे उस शख्स से कोई मसला नहीं और अफलातून को भी नहीं था यकीनन। हाँ, अगर वो इस एक इत्तेफाकी मालूमात की मुसलसल तशहीर करता रहे, यही कहता फिरे, तो बात अलग है। अफलातून का एतराज सिर्फ इतना था कि महज ऐसी दिलचस्प मालूमात जमा कर लेने या दूसरों को सुनाते फिरने से कोई शख्स फलसफी नहीं बन जाता। अफलातून की नजर में ऐसा शख्स एक तमाशाई, एक स्पेक्टेटर या एक सयाह फिक्र, साइटसीयर होता है। यानी ऐसा इंसान जो हिकमत से उसकी अफादियत, दिलचस्पी या हैरत अंगेजी की खातिर लुत्फ अंदोज होता है, ना कि खुद हिकमत की खातिर। अफलातून का ख्याल था कि जो लोग हकीकी मानों में फलसफी नहीं होते, वो गोया एक ख्वाबनाक कैफियत में जिंदगी गुजारते हैं, ड्रीम लाइफ स्टेट में। वो किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं और नाइवली और सादा लौही से ये समझ बैठते हैं कि खूबसूरती सिर्फ इसी शय में सिमट आई है।
حالانکہ افلاطون کے نزدیک اگر وہ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو انہیں صرف خوبصورت اشیاء نہیں بلکہ خوبصورتی بذات خود، بیوٹی اٹ سیلف کا ادراک ہوگا، یعنی وہ ابدی اور آفاقی حقیقت جس کی جھلک ہر خوبصورت شے میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے افلاطون کے نزدیک فلسفہ محض نئی نئی معلومات حاصل کرنے یا روزانہ کسی دلچسپ حقیقت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں۔ ایک حقیقی فلسفی وہ ہے جو اپنی عقل کو محض ایک آلے کے طور پر، ایک ٹول، ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے حکمت، حقیقت اور علم حقیقی تک پہنچ سکے۔